नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी पद्य के एक टॉपिक को लेकर बताया था कि उसका पाठ्य योजना किस तरीके से बनता है और उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आज मैं हिंदी गद्य के एक टॉपिक को लेकर बताऊंगा कि पाठ्य योजना किस तरीके से बनेगा और उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना, फिर उसके बाद से आएगी ब्लैक बोर्ड एंट्री। ब्लैक बोर्ड एंट्री आप चाहें तो 3 भागों में डिवाइड करें या चाहें तो आप 2 भागों में डिवाइड करें। तो यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करके बताया गया है। तो सबसे ऊपर दिनांक, जिस डेट को आपको प्लान पढ़ाना होगा वो डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी। फिर कक्षा, जिस क्लास का टॉपिक है वो क्लास लिख दिया जाएगा। 8th क्लास का टॉपिक है तो क्लास 8th है। फिर विषय, हिंदी विषय और हिंदी में ये गद्य है। फिर टॉपिक, और टॉपिक को आप हमेशा अंडरलाइन करेंगे लेसन प्लान पर भी और ब्लैक बोर्ड पर भी। फिर चक्र, जिस चक्र में पढ़ाना है, और फिर ड्यूरेशन, अवधि, जितने मिनट का स्कूल में वो पीरियड होगा वो लिख दिया जाएगा यहाँ पर। 30 मिनट का है तो 30 मिनट, 35 मिनट का है तो 35 मिनट, 25 मिनट का है तो 25 मिनट। वो स्कूल के ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। हर स्कूल का अलग अलग हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आएगा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य मैंने बताया था कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य हिंदी गद्य से रिलेटेड होगा। तो पहला है हिंदी भाषा के प्रति छात्रों में अनुराग या रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को हिंदी गद्य खंडों के शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन की योग्यता प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को पाठ्यगत आदर्शों का निर्माण कराकर चरित्र निर्माण हेतु प्रेरित करना। चौथा है छात्रों को नवीन शब्दावली का ज्ञान कराकर उनके भंडारण में वृद्धि करना। और पांचवा है छात्रों को पाठ्यगत भावों और विचारों को ग्रहण करके योग्य बनाना। ये सामान्य उद्देश्य हैं। हिंदी गद्य के जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे उसमें ये सारे सामान्य उद्देश्य बार बार यही रिपीट होंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और हम सामान्य उद्देश्य ऐड कर सकते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 ही हों, आप 6-7 भी कर सकते हैं। एक चीज़ और कि सामान्य उद्देश्य हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। फिर आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसमें टॉपिक से रिलेटेड, और हम इसमें आपको ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक 3 भागों में करके बताएंगे। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक में पहला है छात्र अमरकंटक से डिंडोरी नामक पाठ के विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र पाठ गद्य में आए हुए शब्दों, पदों और विशिष्ट सिद्धांतों को परिभाषित कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में छात्र पाठ के विषय वस्तु के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र मुख्य विषय के उदाहरणों को प्रस्तुत कर सकेंगे। और फिर आएगा क्रियात्मक। इसमें पहला है छात्र पाठ में आए हुए विभिन्न स्थानों के नामों की सूची बना सकेंगे। दूसरा है छात्र किसी अन्य जगह घूमने जाने का आनंद उठा सकेंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक जो लिखा जाता है वो 3H कॉन्सेप्ट है। हेड, हार्ट एंड हैंड। तो उससे आप इसको कोरिलेट करके आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर आएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में इसमें फ्लैश कार्ड यूज़ किया गया है, और फ्लैश कार्ड जो कठिन शब्द होते हैं उनके सरल तरीके से समझाने के लिए उसमें फ्लैश कार्ड का यूज़ किया जाता है। फिर आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र प्रकृति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो पूर्व ज्ञान में आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे उस टॉपिक के पूर्व ज्ञान क्या है वो इसमें लिखा जाता है। फिर आएगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में
हम टॉपिक निकलवाने का प्रयत्न करते हैं या टॉपिक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और इसमें मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे, या सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न पूछें और टॉपिक निकल जाए। तो इसमें पहला प्रश्न है, हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें जल नदियों, कुओं और बारिश से प्राप्त होता है। फिर दूसरा है, नदियाँ कहाँ से होकर निकलती हैं? नदियाँ पहाड़ों से होकर निकलती हैं। तीसरा, पहाड़ों के गर्भ में छुपा हुआ पानी कहाँ अवतरित होता है? ये यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो गया है, और उसके बाद से फिर शुरू हो जाएगा उद्देश्य कथन। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत अमरकंटक से डिंडोरी तक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अध्यापिका द्वारा प्रस्तुत पाठ का अध्ययन एक ही मिनट में किया जाएगा। तो जो ये मूल पाठ है, इसको छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा पढ़ा जाएगा और एक ही बार में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसकी फ़ोटो खींचकर आप यहाँ पर चस्पा कर सकते हैं, कलर या ब्लैक एंड वाइट में। हाँ, साथ ही साथ जब आप बुक पढ़ाएंगे क्लास में, तो उसके पढ़ाने का या उसको बुक पकड़ने का भी एक स्टाइल होता है कि 2 उंगलियों के बीच में पकड़ा जाता है। वो आपके टीचर आपको बताएंगे, आपके सब्जेक्ट टीचर, कि किस तरीके से बुक आपको क्लास में पकड़नी है। दोनों हाथ का यूज़ नहीं करना है, एक हाथ से पकड़ना, और किस तरीके से पकड़ना है और किस तरीके से आई कांटेक्ट बना के छात्रों के साथ बुक को पढ़ना है। फिर उसके बाद से प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है, उसमें ये तो जो हमने आपको बताया वो बाएं साइड में लगेगा, और फिर उसके बाद से प्रेजेंटेशन में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और विधि या प्रविधि। तो सबसे पहले आएगा शिक्षण बिंदु में निर्देश। इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में होगा, छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को कृतिका नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 118 खोलने का निर्देश दिया जाएगा और छात्र निर्देश का पालन करेंगे। इसमें विधि हो जाएगी निर्देश विधि। फिर आदर्श वाचन, उचित आरोह, अवरोह, विराम आदि चिन्हों को दृष्टिगत रखते हुए छात्राध्यापिका द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापक कर लेंगे, और फिर यहाँ पर छात्र क्रिया में होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि हो जाएगी पुस्तक वाचन विधि। फिर होगा उच्चारण अभ्यास। इसमें पाठ्यगत कठिन शब्दों का ध्वनिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा, और छात्र क्या करेंगे? यहाँ पर छात्रों द्वारा ध्वनिगत विशेषताओं को ध्यान में रखकर उच्चारण किया जाएगा, और यहीं पर फ्लैश कार्ड का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्लैश कार्ड आप दिखाएंगे उसका यहाँ पर मिनिएचर लगाया जाता है। फिर उसके बाद से आएगा अनुकरण वाचन। कक्षा में कतिपय छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा, और छात्र यहाँ पर अनुकरण वाचन करेंगे। विधि में हो जाएगा अनुकरण विधि। फिर आएगा केंद्रीय भावबोध प्रश्न। अब छात्राध्यापक छात्रों के बोध ज्ञान की जांच हेतु प्रश्न पूछेंगे और उसके उत्तर छात्र देंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, लेखक कितने घंटे में कपिलधारा पहुँचा? दूसरा है, लेखक कहाँ पर ठिठक कर खड़ा हो गया? तीसरा, लेखक को लोगों को। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा और छात्र उसका उत्तर देंगे। फिर उसके बाद से आएगा कठिन निवारण, और कठिन निवारण के लिए इसमें शब्द जो लिए गए हैं वो है कोक, अवतरित, धवल और अधिकांश। इसकी युक्ति यूज़ की गई है। पहले में है पर्यायवाची शब्द, दूसरे में भी पर्यायवाची शब्द, तीसरे में वाक्य प्रयोग, और चौथे में संधि द्वारा यहाँ व्याख्या की गई है, और उसके बाद से फिर उसका अर्थ बताया गया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये आप जरूरी नहीं कि आप युक्ति एक ही यूज़ करें, आप अलग अलग युक्ति यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि छात्रों को उससे अच्छे से समझ में आ सके। डायरेक्ट भी बताया जा सकता था, लेकिन डायरेक्ट अगर बताया जाए तो बच्चों में उतने अच्छे से दिमाग में नहीं बैठेगा। अगर आप युक्ति के द्वारा बताएंगे तो अच्छे से उसको कोरिलेट करके समझ सकते हैं। फिर उसके बाद से श्यामपट्टकार, जो आपने काठिन्य निवारण किया था उसको आप श्यामपट्ट पर
युक्ति का प्रयोग करते हुए उसका अर्थ लिख देंगे। और इसको लेखन एवं निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को श्याम पटकार अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारने को कहा जाएगा और कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। तो ये जो श्याम पटकार है ये छात्रों को कहा जाएगा कि आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार लीजिए और छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद से आएगा मौन वाचन। इतना कर लिया आपने। अब छात्राध्यापिका द्वारा पठित पाठ को आत्मसात करने के लिए छात्रों को मौन वाचन करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से विचार विश्लेषण प्रश्न। तो यहाँ पर फिर वही आ जाएगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आप भी अपने पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर छात्र देंगे। फिर आएगा पुनर्वाचन। पुनर्वाचन में कक्षा में छात्रों को सक्रिय रखने के लिए छात्राध्यापिका कक्षा में पाठ का पुनः सस्वर वाचन करेंगी। ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। और फिर उसके बाद से आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, और इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा जाएगा। तो आप इसको इन शब्दों को रोलर बोर्ड पर लिख कर ले जाएंगे और कहा जाएगा कि इसका आप निर्देश में लिखेंगे कि पर्यायवाची शब्द लिखें। और उसके बाद से फिर एक एक शब्द बोलेंगे और छात्र हाथ खड़ा करेंगे और जिसको आप कहेंगे वो आके आपके रोलर बोर्ड पर इनके पर्यायवाची शब्द लिखेगा। जैसे आप गोद कहेंगे तो इसका यहाँ पे लेसन प्लान में तो लिखा होगा, लेकिन जो रोलर बोर्ड होगा वहाँ पर ये ब्लैंक होगा। जब बच्चे से पूछेंगे तो स्टूडेंट हाथ खड़ा करेंगे और जिससे आप कहेंगे वो आकर यहाँ पर उसका उत्तर लिखेगा। फिर लास्ट में आएगा गृह कार्य। गृह कार्य पे जो आपको समझ में आए, और अक्सर या अधिकांशतः छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा लिखने का ही गृह कार्य दिया जाता है, जिससे कि आप नेक्स्ट डे उसको चेक कर सकें कम समय में, या फिर आप उनकी कॉपी कलेक्ट कर लें और चेक करें कि कितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया है। तो ये हिंदी गद्य का एक लेसन प्लान का फॉर्मेट था, जिससे कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको लेसन प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और कोई समस्या होगी तो फिर आपके टीचर तो हैं, वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।